तो आज है अध्याय 8 ठोसों के यांत्रिक गुण, है ना। इसमें 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक सभी प्रश्न आज पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला 1 अंक का प्रश्न है। इसमें सही विकल्प आएगा, खाली स्थान आएगा, है ना, और सही जोड़ी आएगा, एक वाक्य उत्तर आएंगे। तो देखते हैं। विमाहीन मात्रकहीन राशि है, तो जो भी इसमें राशि है उसमें से विमाहीन राशि क्या होती है? विकृति, क्योंकि वो लंबाई में वृद्धि और मूल लंबाई के अनुपात के बराबर, तो ऊपर भी लंबाई और नीचे भी लंबाई, है ना, तो कट जाएगा, तो उस नहीं होगा। आयतन विकृति संभव है, तो आयतन विकृति किस में हो सकती है? ये ठोस में भी हो सकती है, द्रव में भी हो सकती है और गैस में भी हो सकती है। माने आयतन को कम ज्यादा यदि करना है तो आयतन सभी में पाया जाता है। ठोस का भी आयतन होता है, द्रव का भी आयतन होता है और गैस का। फिर यहाँ पर पायसन अनुपात का व्यवहार में मान होता है, तो ये लगभग 0.5 के आसपास होता है। 0.5 से कम होता है ना, लेकिन ये 0.5 से क्या लिख दिया है? अधिक। यदि 0.5 ही लिखा रहे, ये न लिखा रहे, तो 0.5 देना है, पॉइंट में होता है। इसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, हुक का नियम परिभाषित करता है। तो हुक का नियम क्या परिभाषित करता है? ये करता है प्रत्यास्थता की सीमा, है ना। और एक ही पदार्थ से बने 2 तारों से जिनकी लंबाई समान है परंतु त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में है, तो समान भार लटकाने पर इनकी लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात कैसा होगा? तो यहाँ पर समझना कि लंबाइयों का अनुपात कितना है? 1/2, ठीक है। तो उसके लंबाई में वृद्धि का, लंबाई का अनुपात नहीं दिया, किसका दिया है? त्रिज्याओं का अनुपात। माने यहाँ समझो कि R1 का मान है, ये वाला किसका मान है? R2 का मान है, ठीक है। तो इनके लंबाई में वृद्धि हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो ऐसा समझ सकते हो कि जो लंबाई है जैसे L1 और L2, तो जो क्षेत्रफल होता है वो होगा A2/A1, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पर देखो, जो तार होती है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि बात करें तो तार होती है वृत्ताकार, तो वृत्ताकार क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा πr2 का स्क्वायर, सॉरी ये πr² भर होगा ना, ठीक है। तो फिर से यहां पर देख लेते हैं, हमारे पास क्या था? ये है L1/L2, रिलेशन क्या होता है? A2/A1, ये होता है πr2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा πr1 का स्क्वायर। समझ में आ गया? तो यहाँ से पाई कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? R2/R1 का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास जो अनुपात दिया है, ये पहला वाला है R1 और दूसरा है क्या? R2, त्रिज्या न दिया है, तो इसको हम R2 को क्या मान लेंगे? यहाँ पर ये 2 और R1 का मान कितना है? 1, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4/1। मान लो 1/3 होता तो वो फिर 9/1 हो जाता, उसका स्क्वायर करके निकालते हैं, इस तरह से है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ये जो महाधमनी खंड जैसे पदार्थ जिन्हें तनित कर अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकते, इन्हें कहते हैं। तो जिसको उनके लंबाई के कई गुना बढ़ाया जा सकता है, जैसे इतनी छोटी सी चीज है और उसको हम बहुत लंबा खींच सकते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थलक। जैसे रबर ही है, रबर इतनी छोटी है लेकिन खींचकर बहुत लंबा करते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थलक। तो ये प्रत्यास्थलक है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं 7वां प्रश्न है, साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से होता है कम, है ना। तो यहाँ पर यही है कि यदि जो द्रव्य होते हैं उनमें ज्यादा विकृति पैदा हो सकती है, उनके अणु दूर दूर रहते हैं ना, तो उनको पास लाया जा सकता है, सिकोड़ा जा सकता है। जिसका पहले से पास है तो उसको दूर ले जाना भी कठिन होता है और पास लाना भी कठिन होता है। तो यहाँ पर जो होता है अपरूपण गुणांक किसके लिए? द्रव्यों के लिए, वो कैसा होता है? कम होता है। इसके बाद 8वां देख लेते हैं, प्रत्यास्था की श्रांति या थकान किसके लिए न्यूनतम होगी? तो थकान वो होती है कि यदि उसको सिकोड़ दो तो सिकुड़िन रहे और फिर धीरे धीरे वो बढ़े, तो हम उसको बोले कि क्या हो गया? थकान हो गया। जैसे कभी कभी हमारे हाथ में मोच आ गया, अभी हम हाथ को ऐसा ऐसा हिला रहे हैं, जब मोच आ जाता, अरे भाई, अरे ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा, हम धीरे धीरे इसको करते हैं, तो जो धीरे धीरे अपना पुरानी पोजीशन में आता है तो हम कहेंगे कि वो क्या हो गया? थकान। तो इसमें रबर की थकान क्या रहेगी? कम। रबर का खींचो, छोड़ो, जल्दी उसी में आ जाएगी। बाकी चीजें उसी में आने में थोड़ा उनको क्या लगेगा? टाइम लगेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि किसके लिए थकान क्या होगी, न्यूनतम होगी। माने रबर को खींचो तो थकेगी नहीं, जल्दी वापस आ जाएगी। अब बाकी चीज को इसमें जो है, किसी को चीज को खींचोगे तो उसको आने में क्या लगेगा, समय लगेगा वापस आने में। 9वां है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। तो ये तांबा है, इस्पात है, रबर है, प्लास्टिक है, इसमें सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है, इस्पात। इस्पात माने लोहा। ठीक है, इस्पात का मतलब क्या है, लोहा। इसी का अंग्रेजी नाम क्या है, स्टील। लोहे को स्टील भी बोलते हैं। घर में जो बर्तन होता है उसको स्टील बोल देते हैं, पर वो स्टील नहीं है, वो स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो यहां पर हमको अधिक प्रत्यास्थ कैसे पता चलता है, जितना जो ज्यादा मजबूत होगा वो अधिक प्रत्यास्थ होगा, ये समझो। हाँ जी, अब रिक्त स्थानों में देखते हैं। यंग गुणांक केवल ठोस पदार्थों में ही संभव। यंग का मतलब होता है जैसे हम लंबाई में वृद्धि करते हैं, तो लंबाई किसकी बढ़ेगी, गैस को बढ़ा सकते हैं, पानी की लंबाई बढ़ा सकते हैं, उसका तो आयतन घटता बढ़ता है। तो जो यंग गुणांक है वो किससे संबंधित है, लंबाई से। लंबाई किस में हो सकती है, केवल ठोस में। अपरूपण गुणांक केवल किस में संभव है, ठोस में। अपरूपण गुणांक का मतलब है उसकी आकृति में परिवर्तन करना। फिर आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, संपीड़न, है ना। इसके बाद स्टील रबर की तुलना में कैसा होगा, अधिक प्रत्यास्थ। इसको बदल भी देता है, रबर स्टील की तुलना में खाली स्थान प्रत्यास्थ होगा, तो रबर क्या होगा, कम प्रत्यास्थ। इसमें से ये देखना है कि मजबूत कौन है, स्टील और रबर में मजबूत कौन है, स्टील। तो स्टील अधिक प्रत्यास्थ होगा। जो ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा प्रतिबल सहेगा, वो अधिक प्रत्यास्थ होता है। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहा जाता है, प्रतिबल। अब यहां पर यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु दूरी पर, अधिक दूरी पर हो, तो वह पदार्थ कैसा कहलाएगा, तन्य कहलाएगा। अब चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु जब हम लोग अभी ग्राफ पढ़ेंगे, एक प्रतिबल विकृति का ग्राफ, तो वहां समझेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखें, प्रतिबल कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। वह बल जो किसी वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन कर देता है उसको हम क्या बोलेंगे, विरूपण बल। माने उसमें विकृति परिवर्तन, विकृति कर देता है। वह वस्तु जिसमें स्थायी विरूपण हो जाता है वो क्या कहलाएगा, प्लास्टिक वस्तु। माने एक बार उसको मोड़ दिए हो या तोड़ दिए हो तो फिर वह अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आ सकती है, ऐसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। तो स्थायी विरूपण हो गया, है ना। इसके बाद जो पदार्थ अपनी लंबाई का कई गुना बढ़ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यास्थलक। अब यहां पर सही जोड़ी देख लेते हैं। इसमें देखो अनुदैर्ध्य विकृति, तो अनुदैर्ध्य विकृति का संबंध लंबाई से है। देख लो इसमें लंबाई वाला कहां पर है, हाँ, डेल्टा एल अपॉन क्या हो गया, एल, है ना। तो इस तरह से यहां पर पहले का क्या हो जाएगा, ये बी नंबर। फिर यहां पर दूसरा है आयतन विकृति, तो आयतन ही है, अंग्रेजी में उसको वॉल्यूम बोलते हैं, भी से आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन भी। इसके बाद कौन सा विकृति है, अपरूपण विकृति। तो अपरूपण विकृति का माने कोण का झुकाव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। फिर यहाँ पर क्या है, प्रतिबल। तो प्रतिबल का सूत्र होता है प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल, एफ अपॉन ए हो गया। और यहाँ पर विकृति जो होती है वो कैसी राशि होती है, विमहीन राशि होती है ना। चलो अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखते हैं, किसी प्रत्यास्थ तार को खींचने में किया गया कार्य या एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भी डेरिवेशन भी करेंगे, तो इसको याद करना पड़ेगा, U बराबर 1/2 गुणे यंग गुणांक गुणे विकृति का स्क्वायर। ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है किसी तार को खींचने में, है ना। वही पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है कहलाते हैं, वही प्रत्यास्थलक ही कहलाएगा, है ना। प्रतिबल का मात्रक लिखिए। तो अभी आप देख रहे थे प्रतिबल का सूत्र क्या था, F अपॉन ए। तो F माने बल, उसका मात्रक न्यूटन, ए माने क्षेत्रफल, उसका मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अगला देख लेते हैं। यहां पर चट्टानों के प्रत्यास्थ गुणों के आधार पर पृथ्वी पर्वत की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है, तो लगभग कितनी हो सकती है, 10 किलोमीटर। पृथ्वी पर कोई ऐसा पर्वत नहीं पाया जाता है जो 10 किलोमीटर से अधिक ऊंचा हो। जो सबसे ऊंची चोटी है वो एवरेस्ट, है ना, वो 8,884 मीटर है, लगभग मान लो 9 किलोमीटर है। कितना है, 9 किलोमीटर। यदि हम बोले कि बहुत ठंडा हो गया, बर्फ है, बर्फ आओ जम जाए, ठीक है, कोशिश करें, तो वो अधिकतम कितना हो सकता है, 10। नहीं, वो फिर नीचे ऐसे फैलना चालू हो जाता है, नीचे से गिरना चालू हो जाता, ज्यादा ऊंचा नहीं जाता, है ना। तो इतना ही पृथ्वी सह सकती है, कुल मिला के ऐसा है। तो पर्वतों की ऊंचाई कितनी हो सकती है, अधिकतम 10 किलोमीटर। तनन प्रतिबल किसे कहते हैं, तो अभिलंब प्रतिबल के प्रभाव से किसी वस्तु की लंबाई में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए।
तो उसे हम क्या कहेंगे, तनन प्रतिबल। माने हम ऐसा बल लगाएं किसी वस्तु में कि उसकी लंबाई क्या हो, बढ़े, तो हम उसे क्या कहेंगे, तनन प्रतिबल। फिर संपीड़न प्रतिबल किसे कहते हैं, तो वही अभिलंब प्रतिबल के प्रभाव से किसी वस्तु की लंबाई में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, संपीड़न प्रतिबल कहेंगे। अब यहाँ पर अगला देख लेते हैं, प्रत्यानयन बल और विरूपक बल के मान समान कब होते हैं, तो जब वो एक ही वस्तु में लगें। तो जैसे कि मतलब ये है, यहाँ पर मेरे पास एक डायरी है, यहाँ पर जो मैं बल लगा रहा हूँ ये कौन सा बल हो गया, विरूपक बल, और जो ये इसको सीधा करके ले जा रहा है वो इसका क्या कहला गया, प्रत्यानयन बल। ठीक, प्रत्यानयन बल आंतरिक बल होता है। तो यदि मैं 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ तो प्रत्यानयन बल भी कितने का होगा, 10 न्यूटन का। तो एक ही वस्तु में यदि हम विरूपक बल लगा रहे हैं तो उसी वस्तु में प्रत्यानयन बल भी होगा, तो दोनों का मान कैसा होगा, बराबर। तो यही अब पूछा है कि प्रत्यानयन बल और विरूपक बल कब समान होते हैं, जब एक ही वस्तु में लगेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि बल मैं यहां लगाऊं, प्रत्यानयन दूसरे का कैलकुलेट करने लगो तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहां पर, ये हुक के नियम परिभाषित करता है, ये शुरू से आ गया, फिर से देखो। अच्छा ठीक, हाँ हाँ उसमें रख दिया। तो चलो अब आगे देख लेते हैं, तांबा, पीतल, अल्मुनियम, इस्पात में से कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है, तो कौन सा होता है, इस्पात। जो ज़्यादा मजबूत हो ये समझो उसकी प्रत्यास्थता क्या होती है, अधिक होती है। फिर प्रत्यास्थता की सीमा किसे कहते हैं, तो देखो विरूपक बल का अधिकतम मान जिससे अधिक बल लगाने पर प्रत्यास्थता का गुण वह वस्तु क्या करती है, खो देती है। जैसे मान के चलो इस पेन को मैं ऐसे खींच रहा हूं, ये सहती जा रही है, तो मान लो इसमें 500 न्यूटन का बल लगाया, 500 न्यूटन के बल में लगाने के बाद यदि मैं इसको छोड़ा तो फिर अपनी पुरानी स्थिति में आ गई। लेकिन मैं जैसे 501 न्यूटन बल किया ये टूट गई, माने सह नहीं पाई, तो वही 500 न्यूटन बल क्या कहलाया, प्रत्यास्थता की सीमा। जब तक कोई वस्तु प्रत्यास्थ बनी रहती है, इतना हम प्रतिबल लगाएं कि वह प्रत्यास्थ बनी रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसकी प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है, इसके बाद यहां पर देख लेते हैं, तार के यंग गुणांक का सूत्र लिखिए। तो यंग गुणांक का सूत्र ये है, इसको अभी हम डेराइव करेंगे, तो अभी फिलहाल ये देख लो, y बराबर mgl पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। यहाँ mg नहीं लिखते तो f लिख देते हैं, और पाई आर स्क्वायर नहीं लिखते तो a भी लिख देते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पर y की बीमा है, थोड़ा सा हम दोनों चीज़ों को देख लेते हैं, देखते हैं। यंग गुणांक जैसे कोई भी गुणांक हो, चाहे यंग गुणांक हो, चाहे प्रत्यास्थता गुणांक हो, चाहे दृढ़ता गुणांक हो, सब के लिए सूत्र यही होता है, ये होता है F/A, और बटे में क्या होता है, विकृति, माने प्रतिबल बटे क्या होता है, विकृति। तो यहाँ पर देखो, यदि हम लंबाई की बात करें तो FA, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा L अपॉन क्या हो जाएगा, L, ये सूत्र होता है। यदि इसको करेंगे तो ये जो नीचे का है कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये डेल्टा L लिख दिया, है ना। अच्छा, अब यहां पर बल के लिए हम यदि भार लटकाते हैं तो mg लिख देते हैं, L हो गया, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो डेल्टा L हो गया। इस तरह से ये सूत्र बन जाता है प्रत्यास्थता गुणांक का। तो किसी भी गुणांक का सूत्र बनाना हो यहां से चालू करके हम बना सकते हैं। नहीं, यहाँ पर a का क्षेत्रफल हम पाई आर स्क्वायर लिखें, डेल्टा L तो ये वाला है, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का होता है, अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होता है ना, ऐसे। ठीक है, अब बीमी विधि द्वारा इसके सत्यता की हमको क्या करना है, जांच करना है। तो सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, इधर की बीमा और उधर की बीमा दोनों को हम लिख देंगे। तो देखो y की जो बीमा होती है वो क्या होती है, ये ml इनवर्स t माइनस 2। यदि आपको विमय भूल जाए कि अब हम विमय हमको पता नहीं है इसका क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये सूत्र FA अपॉन और डेल्टा L अपॉन L। तो ये भी L है, ये भी L है, ये विमयहीन हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, F अपॉन A, तो F का क्या होता है MLT माइनस 2, और A का क्या होता है L2, तो इसमें से एक ठो कट जाएगा तो क्या बचेगा ML माइनस 1 T माइनस 2। इस तरह से निकाल सकते हो, है ना। तो ये मैं लिख दिया। अब यहाँ पर हमको इसकी बीमा निकालना है MGL की, इसकी भी जांच करेंगे। यदि दोनों बीमा का मान समान हो गया तो दिया गया समीकरण क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो देखो M की बीमा क्या हो गई M, G की जो होती है गुरुत्वीय त्वरण है LT माइनस 2, और L की क्या हो जाएगी L।
फिर यहाँ पर देखते हैं पाई की कोई बीमा नहीं होती, आर स्क्वायर की क्या हो जाएगी एल स्क्वायर, और डेल्टा एल की भी क्या हो जाएगी एल। यहाँ पर सब ये काटोगे छांटोगे, यहाँ पर ये एल सी एल कट जाएगा और एक ठो एल ये भी कट गया। अब हमारे पास क्या बचा एम एल इनवर्स टी माइनस टू, तो दोनों की बीमा क्या हो गई समान, माने दिया गया समीकरण कैसा है सत्य है, ऐसे करके। अब देखते हैं संवेदी उपकरणों जैसे घड़ी व धारामापी क्वार्ट्ज या फास्फर ब्रांज का उपयोग किया जाता है, क्यों बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रत्यास्था क्या होती है अधिक होती है। तो जो घड़ियां होती हैं वो दोलन पर काम करती हैं, माने सेल हम लगाते हैं तो उनके कुछ कण होते हैं जो इस तरह से क्या करते हैं दोलन करते हैं। ठीक है, तो यदि मैं मुलायम कोई दूसरा कण लगा दिया वो खुद ही खिंच गया है ना, तो उसमें दिक्कत होगी। इसलिए हम ऐसे पदार्थों का यूज करते हैं जिनकी प्रत्यास्था क्या हो अधिक हो, है ना, मजबूत पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्वार्ट्ज और फास्फर ब्रांज का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी प्रत्यास्था कैसी होती है अधिक होती है। ठीक है, जल व वायु में, ये 2 बार हो गया है, में कौन अधिक प्रत्यास्थ है और क्यों। तो जल अधिक प्रत्यास्थ है वायु की तुलना में, क्योंकि मैं बोला कि जल जो ज़्यादा मजबूत होता है ना, जिसकी लंबाई आयतन में कम वृद्धि होती है वो अधिक प्रत्यास्थ माना जाता है। तो यदि वायु है तो हम वायु को सिकोड़ करके छोटे भाग में कर सकते हैं, क्या उतने पानी भरेंगे तो उतने सिकोड़ के कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो जल है वो कम प्रत्यास्थ है, वो अधिक प्रत्यास्थ है, और वायु कैसा है कम प्रत्यास्थ। जिसमें ज़्यादा परिवर्तन होगा वो कम प्रत्यास्थ होगा। ठीक है, जिसमें कम परिवर्तन होगा वो ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा, ऐसे समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि जल अधिक प्रत्यास्थ है वायु की तुलना में, जल कम संपीड्य होता है। संपीड्य का मतलब उसको कम दबाया जा सकता है। ठीक है, परंतु आयतन प्रत्यास्था गुणांक 1/, क्या होता है संपीड्यता, माने जिसकी संपीड्यता कम होगी उसका आयतन प्रत्यास्था गुणांक अधिक होगा। तो जल की संपीड्यता कम होगी तो उसका आयतन प्रत्यास्था गुणांक कैसा होगा अधिक होगा। अब देख लेते हैं पायसन निष्पत्ति किसे कहते हैं। तो पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहेंगे पायसन निष्पत्ति। अब पार्श्व का मतलब क्या है और यहाँ पर अनुदैर्ध्य का मतलब क्या है। तो जब लंबाई में वृद्धि होती है तो हम उसको बोलते हैं ये कैसी है अनुदैर्ध्य, और जब उसके क्षेत्रफल में कमी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये क्या है पार्श्व विकृति हो गया। जैसे मेरे पास ये पेन है, यदि मैं इसको खींचता जाऊं तो ये थोड़ा दुबली होती जाएगी, पतली होती जाएगी। तो जो पतली हो रही है वह पार्श्व विकृति कहला गई, और जो लंबाई बढ़ रही है वो क्या कहला गई अनुदैर्ध्य विकृति कहला गई। इस तरह से तो यहाँ पर देखो ये -ΔT और डी लिखा है, माने डायमीटर में, उसके डायमीटर में कमी होती है, व्यास में, तो व्यास को डायमीटर बोलते हैं। और ये लंबाई है, लंबाई में क्या हो रही है वृद्धि हो रही। तो किसी तार को खींचेंगे तो दुबली होगी, दुबली होने का मतलब उसका डायमीटर व्यास घटेगा और लंबाई क्या होगी बढ़ेगी। इसको फिर लिख दिए हैं यार, ये एल ऊपर चला जाएगा, डी कहाँ आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से ये सूत्र है। फिर विद्युत पोल खोखले क्यों बनाए जाते हैं। तो जनरली देख लो ये स्टैंड भी है, तो स्टैंड भी अंदर से यहाँ पर ये क्या है खोखला है, बाहर मेटल लगा है। तो मैं तो सोचा कि यार बड़ा आदमी हो, थोड़ा मजबूत ले लेता हूँ। तो जो जितना अंदर से खोखला रहेगा वो उतना ही क्या रहेगा मजबूत रहेगा। ठीक है, मान लो एक पतली सी ये छड़ है, ये समझ लो ये पतली सी एक छड़ है, ठीक, और इसी छड़ का मैं पाइप बना दिया, ऐसे कर दिया उसी मटेरियल में। जैसे ये 1 किलोग्राम की थी, ये भी कितने का है 1 किलोग्राम का है। अब मैं पूछूं इनमें से ज्यादा मजबूत कौन है, ये वाला, क्योंकि जब आप खोखला करते हो तो उसकी मजबूती क्या हो जाती है बढ़ जाती है। इस क्यों बढ़ गई, क्योंकि इनके प्रत्यास्था गुणांक ऐसा हो जाता है अधिक हो जाता है। इस तरह से है। अब आगे यहाँ प्रश्नों को देखते हैं। निम्न को परिभाषित करिए। प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव क्या है, प्रत्यास्था की श्रांति या थकान क्या है, या क्रीप क्या है। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लेते हैं। किसी प्रत्यास्थ वस्तु से विरूपक बल हटाने पर मूल अवस्था में आने में लगा समय प्रत्यास्थ का उत्तर प्रभाव होता है। जैसे मान के चलो कि मैं किसी चीज को खींच दिया है ना, तो एक वस्तु थी 5 सेंटीमीटर, खींचने पर हो गई 6 सेंटीमीटर। अब उसको फिर से 5 सेंटीमीटर बनने के लिए वो थोड़ा थोड़ा करके वापस आएगी, तो तुरंत तो वापस नहीं आएगी,
उसको वापस आने में जितना समय लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या कहलाए, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। ठीक है, समझ में आ गया। यदि मैं इस तरह से अपनी चमड़ी खींच रहा हूं तो ये खींच तो गई, लेकिन यदि मैं छोड़ूंगा तो इसको फिर बराबर होने में उसी तरह से मान लो इसको 2 सेकंड का समय लगा, तो प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव कितना हो जाएगा, 2 सेकंड, ऐसा। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास दूसरा है प्रत्यास्था की श्रांति, या इसी को हम क्या बोलते हैं, थकान। किसी प्रत्यास्थ वस्तु में बार बार प्रतिबल लगाने पर उसके प्रत्यास्थ गुण में कमी आ जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाँ, उसकी थकान कहते हैं। जैसे मान के चलो कि यदि मैं ही इसको उंगली को बार बार ऐसे हाथ को हिलाते रहूं तो शुरू में 1-1 सेकंड में ये जल्दी जल्दी वापस आ, जब थक जाएगा तो ऐसे आओ धीरे धीरे चले लगेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, थकान हो गई, माने इसके प्रत्यास्था के गुण में क्या आ गई, कमी आ गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था की श्रांति या थकान। फिर अगला, किसी प्रत्यास्थ वस्तु में लंबे समय तक प्रतिबल लगाने पर उत्पन्न विकृति को हम क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। जैसे मान के चलो कि एक रबर है, तो रबर मान लो छोटी सी है, अब उसको मैं हम एक नोट के बंडल में लगा दिया, ठीक है, तो पहले उसका जो व्यास था मान लो 1 सेंटीमीटर था, व्यास कितना था, 1 सेंटीमीटर। फिर मैं 4-5 दिन बाद उस रबर को क्या करता हूँ, निकालता हूँ। जब निकालता हूँ तो वो अब 1 सेंटीमीटर नहीं, थोड़ा बढ़ के हो गई, घटी तो पर पूरा ना घटी। इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर वो उसका जो प्रत्यास्था का प्रभाव है वो थोड़ा लंबा हो गया, विकृति उसमें उत्पन्न हो गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि इसमें क्या आ गया, क्रीप आ गया। तो किसी प्रत्यास्थ वस्तु में लंबे समय तक प्रतिबल लगाने पर उसमें जो विकृति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीप। तो समझ में आ गया क्रीप क्या कहलाया। हाँ जी, अब क्रेन में चैन जंजीर को बदल बदल कर क्यों उपयोग किया जाता है, तो देखो जो क्रेनें होती हैं उसमें चैन लगी होती है ना, चैन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जंजीर बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि जब हम उसमें कोई वस्तु को उठाते रहते हैं तो उनके प्रत्यास्था में क्या आ जाती है, कमी। तो हम बोले कि भाई अब ये खराब हो गया, इसको बदल देते हैं, फिर दूसरी चैन लगा देते हैं, इस तरह से, क्योंकि वो खिंच जाती है, खींचने के बाद फिर सिकुड़ने का गुण उसमें खत्म हो जाता है, तो फिर नई चैन लगाना पड़ता है। तो यही है कि हम बदलते क्यों हैं चैन को बार बार, क्योंकि उसके प्रत्यास्था में क्या आ जाती है, कमी। बस इतना ही समझना है, बाकी तो क्वेश्चन का मिला के लिखना है। ठीक, प्रत्यास्था के अनुप्रयोग लिखना है। तो जितने भी हम मशीनी उपकरण बनाते हैं, मशीन का उपयोग समझते हैं कि मशीन कितना काम करेगी, तो कितना मजबूत होना चाहिए। अब जैसे मान लो मुझे आटा चक्की बनाना है, तो आटा चक्की बनाने के लिए मैं एल्युमिनियम का उसका पूरा डिजाइन कर दूं तो इतना लोड रहेगा कि एल्युमिनियम मुड़ जाएगा। तो मैं ऐसी मजबूत लगाऊंगा ना कि उतनी ताकत को क्या कर सके, सह सके। अब यहाँ पर ये एक स्टैंड लगा है जो कैप्चर कर रहा मुझे, ये स्टैंड का है एल्युमिनियम का है, क्योंकि इसमें वजन कम है तो इसके हिसाब से मैं इसको कम करा हूँ। तो हर चीज को ये बनाया जाता है कितना वजन ये सह सकता है, उसके हिसाब से हम मशीनें बनाते हैं। तो जब तक हम प्रत्यास्थता नहीं समझेंगे तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, फिर ये क्रेन की रस्सी हम बनाते हैं, तो प्रत्यास्था को समझ के कि कौन अधिक प्रत्यास्थ है उस रस्सी का हम यूज करेंगे, नहीं बीच में टूट जाएगी यार, है ना। पुलों का निर्माण जब हम करते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि कितने गैप में हमको सरिया बांधना चाहिए, कितना मटेरियल यूज करना चाहिए, कितना मोटाई करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ जब तक हम प्रत्यास्था नहीं समझे कि ये, तब तक हम उसको नहीं बना सकते। तो जहाँ पर बड़े बड़े पुल बनते हैं वहाँ पर इंजीनियरिंग लगती है, उस इंजीनियरिंग में इसको भी समझा जाता है कि ये कितना मजबूत है, प्रत्यास्थ है। ठीक है, अब यहाँ आई आकार के गर्डर बनाने में, तो जो हम लोग का गर्डर होता है, गाटर जिसको गांव में बोलते हो, चीप ईप नहीं रखते ऐसे करके, उसको भी हम बनाते हैं। रेल की पटरी होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, गर्डर बोलते हैं। तो देखो उसमें एक इस तरह का लगा रहता है, एक नीचे पट्टी लगी रहती है, बीच में ऐसा रहता है। तो उससे बनाने से, आई आकार देने से उसकी मजबूती क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसमें एक खोखला साफ्ट ठोस साफ्ट की तुलना में अधिक मजबूत होता है। अभी मैं पाइप की बात कर रहा हूँ, वही है, यदि पाइप हो उतने ही मटेरियल का तो वो ज़्यादा मजबूत होता है ठोस की अपेक्षा। तो हम कैसे जाने भाई, हम प्रत्यास्था का गुण देखते हैं कि जब मैं उसको यूज करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा मजबूत नहीं रहता, पाइप जैसे बना लेता हूँ तो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, कंपन शोषक के रूप में, कंपन शोषक वही है जैसे शॉक ऑब्जर्वर्स बोलते हैं, जब आप गाड़ी मोटरसाइकिल ट्रक बस में चढ़ते हो, है ना, तो जहाँ भी धक्का लगता है तो स्प्रिंगें लगी रहती है ना, तो स्प्रिंग उसमें दबती हैं उठती हैं, दबती हैं उठती हैं। तो स्प्रिंग लगाने से हमको उतना चोट नहीं पहुंचता है। तो स्प्रिंग में कौन सा गुण है, प्रत्यास्था का। नहीं दबी की दबी रह जाए, उठबे ना करे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक, आप ट्रैक्टर में बैठो
और आप कार में बैठो, क्या फर्क होता है? कार में बड़ा आराम रहता है क्योंकि उसमें शॉक ऑब्जर्वर्स लगे होते हैं, उसमें प्रत्यास्था में स्प्रिंग वगैरह सारा कुछ और ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, जबकि ट्रैक्टर में तो कुछ नहीं लगा रहता, तो आपका हाँ खीला पुर्जा बॉडी का ढीला हो जाता है यार। अब यहाँ पर बिल्डिंग है, पुल है, ऑटोमोबाइल आदि के निर्माण में सभी यांत्रिकी डिजाइन में हम इसका उपयोग करते हैं। कुल मिला के जो भी हम इंजीनियरिंग का काम करते हैं उसमें कितना कौन सी चीज़ मजबूत बनेगी उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ वस्तु में, या कह सकते हैं सुघट्य वस्तु में क्या अंतर है। तो यहाँ पर प्रत्यास्थ और यहाँ पर क्या हो सकता है? अप्रत्यास्थ। उसका नाम सुघट्य भी होता है, उसका नाम प्लास्टिक भी होता है। ठीक है, इसका नाम एक ठोने बेचारे का प्लास्टिक है भर है, इलास्टिक भर है, प्रत्यास्थ भर। तो वो वस्तुएं विरूपक बल हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती हैं। तो जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए वो क्या कहलाई? प्रत्यास्थ। और उसमें जो नहीं आएगी वो क्या कहलाएगी? अप्रत्यास्थ या सुघट्य, या किसी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक। इसके बाद इसमें देखते हैं ये इनमें अस्थायी विरूपण होता है। माने जो भी चीज़ है, जैसे मैं यहाँ पर ही देख रहा था, ये डायरी को मैं यहाँ पर उठाता हूँ, ये मैं ऐसे क्या मुड़ गई, माने इसमें विरूपण हो गया, सीधा हो गई। तो ये कैसा विरूपण था? अस्थायी। यदि मुड़ी की मुड़ी रह जाती तो क्या हो जाता है? ये स्थायी विरूपण हो जाता। ठीक है, तो इसमें स्थायी विरूपण है। उदाहरण दे दिए, जैसे धातुएं हैं, क्वार्ज है, स्टील है, ये सभी क्या कहलाई? प्रत्यास्थ हैं। यहाँ मोम है, मिट्टी है, ये सब क्या कहलाई? अप्रत्यास्थ कहला गई। ठीक है, ठीक है, इसको बढ़ा दो। अब यहाँ पर देखते हैं प्रतिबल किसे कहते हैं, इसका मात्रक, विमि सूत्र एवं प्रकार लिखिए। इसको देख लेते हैं प्रतिबल। तो यह प्रत्यास्थ वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल क्या कहलाता है? प्रतिबल। इसको भी बोल सकते हो, सूत्र से परिभाषा बना सकते हो। यही है, प्रत्यास्थ वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर, ये बटे को एकांक बोलते हैं। प्रत्यास्थ वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है। तो सूत्र से परिभाषा बनाओ तो सब दिन बनेगा। अब यहाँ पर इसका एसआई मात्रक है तो बल का क्या होता है? न्यूटन, और इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर। विमि सूत्र है तो बल का विमि सूत्र और क्षेत्रफल का विमि सूत्र लिख के हल कर दोगे तो ये आ जाएगा। और ये कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अब यहाँ पर जो है प्रतिबल के जो प्रकार हैं तो उसको देख लेते हैं। तो इसमें एक होता है अभिलंब प्रतिबल और एक होता है अपरूपण प्रतिबल। अभिलंब मतलब यही है क्षेत्रफल के क्या लगे? लंबवत लगे। जब प्रत्यानयन बल कैसा लगता है? क्षेत्रफल के लंबवत। जैसे मेरे पास पेन है, अब पेन ऐसे है, यदि मैं इसको नीचे खींच रहा हूँ तो बल भी जिस दिशा में विकृति हो रही है उसी दिशा में बल भी लग रहा है, तो ये कैसा कहलाया? अभिलंब कहला गया। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि यदि विकृति और बल जब समांतर ना हो, माने कहना चाहिए जैसे मान के चलो किसी कॉपी को ऐसा दबाते हो ना, है ना, ऐसा दबाते हो तो वो क्षेत्रफल के क्या होता है? समांतर। अभिलंब वाले में क्या होता है? क्षेत्रफल के लंबवत होता है। क्षेत्रफल भी उधरई और प्रतिबल भी उधरई। तो इस तरह से दो प्रतिबल होते हैं, एक होता है अपरूपण और एक होगा अभिलंब। तो ये क्षेत्रफल पर कैसा होगा? समांतर। स्पर्शी भी लिख सकते हो, ये क्या होगा? समांतर। और ये क्षेत्रफल के कैसा होगा? लंबवत होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लें, एक तार की लंबाई को काटकर आधी कर दी जाती है, दिए गए भार अंतर्गत लंबाई में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि हम उसकी लंबाई आधा काट देंगे तो उसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। तो या आपको ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधे लिख देना लंबाई आधी हो जाएगी, क्योंकि जो विकृति होती है लंबाई के समानुपाती होती है। जितनी ज़्यादा लंबाई होगी विकृति भी उतनी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यदि हम लंबाई 3 गुना ले लेते हैं तो विकृति भी कितना हो जाएगी? 3 गुना, है ना। आधा कर देंगे तो विकृति भी क्या हो जाएगी? आधा। इस तरह से अब ये 3-4 अंकों के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। विकृति किसे कहते हैं? इसके प्रकारों का वर्णन करिए। तो यहाँ पर वही है कि जब हम किसी वस्तु में प्रतिबल लगाते हैं तो उसके विमा में क्या हो जाता है? परिवर्तन। तो विमा में परिवर्तन तथा मूल विमा में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। तो विकृति का सूत्र हो गया विमा में परिवर्तन और मूल विमा में परिवर्तन। और ये जबरदस्ती के बने हैं 3 ठो टाइप। बस एक बार यहाँ विमा की जगह क्या लिखना है? लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य विकृति। जब यहाँ आयतन वाला आयतन विकृति आ जाएगी तो आयतन में परिवर्तन और मूल आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। फिर यहाँ पर अपरूपण विकृति आ जाएगी तो यहाँ पर उसके पृष्ठों के बीच का कोणीय विस्थापन क्या कहलाएगा? अपरूपण विकृति कहलाएगा। तो थोड़ा सा इसको उठा, अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अनुदैर्ध्य विकृति, अभिलंब प्रतिबल के कारण वस्तु की लंबाई में परिवर्तन तथा मूल लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य।
ठीक है, यही आयतन भी है। अभिलंब प्रतिबल के कारण वस्तु के आयतन में परिवर्तन और मूल आयतन के अनुपात को केवल इसमें लंबाई की जगह क्या लिख दिए हैं, आयतन। और अपरूपण वृत्ति में अपरूपण प्रतिबल के कारण फलकों के बीच का या पृष्ठों के बीच का आपेक्षिक विस्थापन क्या कहलाता है, या कोणीय विस्थापन अपरूपण विकृति कहलाता है। ये थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हुक का नियम लिखिए, प्रत्यास्था गुणांक को समझाइए और इसके प्रकारों का वर्णन करिए। तो बड़ा सा क्वेश्चन हो गया। तो हुक का नियम सीधा है, इसको पढ़ देना। प्रतिबल समानुपाती क्या है, विकृति। तो अल्प विरूपण के लिए प्रतिबल विकृति के क्या होता है, समानुपाती। बस इतना लिखना है। या ये भी लिख सकते हो, प्रत्यास्था की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, ठीक है। अब यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक नियतांक आ जाएगा, के बराबर हम विकृति लिख दिए, जहां के को क्या मानते हैं, प्रत्यास्था गुणांक। अब प्रत्यास्था गुणांक की परिभाषा देना है तो इससे सूत्र बना सकते हो। जैसे प्रतिबल बराबर क्या है, के गुणे विकृति, तो के बराबर क्या होगा, ये विकृति को बटे में कर दोगे तो देखो प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या सूत्र बना, प्रतिबल बटे विकृति। बस इसको पढ़ा देना है। प्रत्यास्था की सीमा में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, ठीक है, बन जाएगा। हाँ, क्या, प्रत्यास्था की सीमा में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को, हाँ। अब इसमें जो भी इसका मात्रक है, विमीय सूत्र है, सब कुछ उससे प्रतिबल से मिलता है, क्योंकि विकृति विमाहीन है, मात्रकहीन है। तो जो प्रतिबल का होता है F/A, उससे बना न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पर उसका विमीय सूत्र भी F/A से बना लेंगे तो विमीय सूत्र बन जाएगा, क्योंकि विकृति का कोई ना विमीय सूत्र होता है और ना ही उसका क्या होता है, मात्रक। अब इसमें 3 प्रकार होते हैं। यंग गुणांक क्या कहलाता है, इसको यंग प्रत्यास्था गुणांक भी बोल सकते हैं। तो क्या है, प्रत्यास्था की सीमा में, इसी को पढ़ देना है सूत्र, प्रत्यास्था की सीमा में अभिलंब प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या बोला जाता है, यंग गुणांक। इसका सूत्र निकला है, देखो। अभिलंब प्रतिबल के लिए हम क्या लिखते हैं, F/A, और अनुदैर्ध्य विकृति को क्या लिखते हैं, डेल्टा L/L। यदि इसको हल करेंगे तो L कहाँ जाएगा, ऊपर, A कहाँ जाएगा, नीचे। इस तरह से इसका सूत्र बन जाएगा। यदि हम भार लटकाए तो F का मान क्या हो जाएगा, mg। अभी सूत्र आया था ना, y का मान लिखे तो mg, और यदि A का मान हम वृत्ताकार मान लेते हैं तो πr²। इस तरह से भी सूत्र आगे बढ़ा सकते हो। अब आयतन गुणांक या बल्क मॉडुलस, इसको क्या कहते हैं, इसको फिर से पढ़ देना है, सब में जोड़ना है। प्रत्यास्था की सीमा में, फिर अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, आयतन गुणांक कहते हैं। तो यहाँ अभिलंब प्रतिबल क्या होता है, F/A, और आयतन विकृति क्या होती है, -ΔV/V। क्योंकि यदि हम किसी चीज को दबाते हैं, संपीड़न करते हैं, तो उसका आयतन घटता है, इसलिए इसमें माइनस लगा है ना। पर यहाँ पर देखो F/A दाब भी होता है, तो इसको मैं क्या लिख दिया हूँ, P, है ना। F/A का मतलब क्या है, दाब, इसमें P लिख दिए। अब इसमें देखो ये जो बड़ा वाला, ये वाला भी है, कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये वाला भी कहाँ जाएगा, नीचे, और माइनस तो लगा ही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला हो गया कौन सा, अपरूपण विकृत गुणांक, या हम इसको क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक। तो फिर से वही, प्रत्यास्था की सीमा में अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, अपरूपण या दृढ़ता गुणांक। इसको दर्शाते किससे हैं, ईटा से। तो प्रतिबल का मान क्या होता है, Fa, और अपरूपण विकृति को किससे दर्शाते हैं, थीटा से। तो F/A थीटा हो गया, इस तरह से, ठीक है। अब इसका अगला प्रश्न है, किसी प्रत्यास्थ तार की एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसको समझना है आपको, है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में विकृति उत्पन्न करने में किया गया कार्य, है ना। तो यही है कि जैसे मान लो ये है, हम इसमें इतना बल लगाए कि ये वापस आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे प्रत्यास्था की सीमा में। तो ये अपने आप आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। इसको जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे कार्य करना पड़ रहा है, तो ये विकृति ना उत्पन्न कर रहा हूँ। तो किसी प्रत्यास्थ वस्तु में विकृति उत्पन्न करने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पर एक तार मान लेते हैं कि माना तार की लंबाई क्या है, L है, परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, उस पर लगाया गया बल क्या है, F है, उसके लंबाई में वृद्धि क्या है, ΔL है। तो जो आप कह रहे हो कि हाँ यार किसको खींचना है, तार को, तो तार होगा
तो तार की लंबाई भी होगी, खींचेंगे तो उसमें वृद्धि भी होगी, और जब खींचोगे उसमें बल भी लगेगा। वही चीज हमको लिख देना कि बल ये है, लंबाई ये है, लंबाई में वृद्धि ये है। ठीक है, इस तरह से करना है। तो हम कार्य बराबर निकालेंगे, औसत बल गुणे लंबाई में वृद्धि। औसत बल का मतलब ये है कि शुरू में जो उसमें बल लग रहा था 0, और बाद में जो बल लगा वो क्या हुआ F। तो औसत निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे, तो औसत बल हो गया, और उसके लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई, डेल्टा एल। तो 1/2 F डेल्टा एल हो गया। ठीक है, अब यह कार्य प्रति स्थिति ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये W को मैंने क्या लिख दिया, U। अब ये 1/2 है तो 1/2 लिख दिए, F है तो F लिख दिए, डेल्टा एल है तो डेल्टा, कुछ नहीं किए, केवल W को क्या लिख दिए हैं, U। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर समझना, A और L का हम भाग भी कर रहे हैं। F के बटे में क्या लिखा हूं, A, डेल्टा एल के बटे में क्या लिखा हूं, L, इसी का भाग और इसी का मैं क्या कर दिया, गुणा। यदि काटा तो वही आ जाएगा ना। और गणित का नियम है, किसी भी चीज में जोड़ लो, गुणा कर लो, भाग कर लो, घटा लो, बस उसका मान नहीं बदलना चाहिए, तो मान तो नहीं बदलेगा। ठीक है, अब यहां देखो 1/2 की जगह में क्या लिख दिया, 1/2। F/A का मान क्या होता है, प्रतिबल, और डेल्टा L/L का मान क्या होता है, विकृति, और ये किसके बराबर होता है, आयतन। तो U बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति गुणे क्या हो गया, आयतन। ठीक है, अब यहां पर जब हम निकाल लेंगे तो प्रतिबल की जगह प्रतिबल लिख दिया हूं, विकृति की जगह विकृति लिख दिया हूं, इसमें क्या गायब है, आयतन। आयतन को क्या माना गया है, एकांक, है ना, एकांक मान लिए, माने उसका मान 1 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रतिबल के बट्टे में क्या कर दिया, विकृति, तो इसका विकृति का भाग भी करेंगे और विकृति का गुणा भी, तो विकृति 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 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रतिबल बटे विकृति क्या होता है, यंग गुणांक, और गुणे होता है विकृति स्क्वायर। और अभी हम जब 1 नंबर के प्रश्न में पढ़ रहे थे तो उसमें आया था यही सूत्र, है ना, कि एक तार को खींचने में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो यही सूत्र है ये। ठीक है ना, ऐसे। हाँ जी, बाहर। इसके बाद यहां पर देख लेते हैं, सिद्ध करिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है, इसको हमको देखना है। तो यहां पर देख लेते हैं, तो यहां पर दोनों की लंबाई मान लो और दोनों के परिच्छेद का क्षेत्रफल मान लो, और दोनों में भार समान लटकाया गया है। तो यहां पर देखते हैं, स्टील और रबर की लंबाई और परिच्छेद का क्षेत्रफल हम समान लिए, माने इतनी ही, इसी के जैसे एक स्टील है, इसी के जैसे एक रबर है, उतनी ही मोटी, उतनी ही लंबी, उतने परिच्छेद का क्षेत्रफल, सारा कुछ कैसा है, बराबर है। अब हम जब उसमें क्या करते हैं कि समान भार लटकाते हैं, यदि स्टील में हम 1 किलोग्राम का भार लटकाए हैं तो रबर में भी कितना लटका दिए हैं, 1 किलोग्राम का भार लटका दिए हैं। तो उसके लंबाई में वृद्धि मान लेते हैं, ये डेल्टा LS, माने स्टील में जो वृद्धि होती है S लिख दिए हैं, जो रबर में वृद्धि होती है उसमें क्या लिख दिए हैं, R लिख दिए हैं। अब हमको यंग गुणांक निकालना है, तो यहां पर अभी हम देख रहे थे, जो ऊपर सूत्र निकला था यंग गुणांक का, वो निकला था Y बराबर FL निकला था, और अपॉन में निकला था A डेल्टा M। इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो देखो, इस सूत्र में F की जगह क्या लिख दिए, mg, L की जगह ये भी क्या है, L, A का मान कितना हो गया, πr², और डेल्टा L में स्टील का लिख रहे हैं तो S लगा देंगे, रबर का लिखेंगे। यही सूत्र फिर से डुप्लीकेट किए, पूरा का पूरा ये सूत्र है। तो सब में क्या लग गया है, RR, है ना, जो मान बदलेगा उसमें भर R लगेगा। बाकी देखो, भार दोनों में बराबर है तो mg में कोई फर्क आया नहीं। दोनों की लंबाई हम कैसे लिए थे, बराबर, इसलिए उसमें भी कोई फर्क नहीं आया। दोनों का क्षेत्रफल हम क्या लिए थे, बराबर, इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं आया। अब इसमें लंबाई में अंतर जरूर आया था, तो इसमें डेल्टा L के साथ यस लगाएंगे और इसमें डेल्टा L के साथ क्या लगा देंगे, R। अब हमको क्या करना है, YS में YR का क्या कर दिए, भाग। तो भाग करने का मतलब ये है, ये जितना कुछ भी लिखा है यहाँ लिख दिए, और यहाँ पर जो रबर का लिखा है उसके बटे में ये रबर का लिख दिए। देख लो, बस बटा जो है थोड़ा तिरछा लगा है, थोड़ा मिला लो यार इसको, देख लो। यहां पर देखो, ये YS का है तो क्या लिखा हूं, MGL, फिर इसके बटे में क्या लिखा, πr², डेल्टा LS, वही लिख दिया ना, फिर बड़ा बटा लगाया, फिर इसका MGL और बटे में ये हो गया। यहां पर आप देखोगे MG कट जाएगा, LL कट जाएगा, πr² कट जाएगा, ये बटे के हैं इसलिए ऊपर चला जाएगा, ये वाला कहां चला जाएगा, नीचे। अब यहां पर रिलेशन देखो, ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये YS है और ये लंबाई है, मतलब यदि लंबाई ज्यादा तो यंग गुणांक क्या होगा, कम। ठीक, तो लंबाई कम तो यंग गुणांक क्या होगा, ज्यादा। तो मुझे बताओ, स्टील और रबर में किसकी लंबाई ज्यादा बढ़ेगी, लंबाई,
रबर की बढ़ेगी ना, यदि उसमें भार लटकाओगे तो रबर ज़्यादा बढ़ेगा। तो रबर की लंबाई ज़्यादा हो गई माने उसका यंग गुणांक क्या हो गया, कम हो गया। तो जो रबर होता है वो कम प्रत्यास्थ होता है। यंग गुणांक कम माने वो क्या हो जाएगा, हाँ कम प्रत्यास्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अंतिम वाला इसको देख लेते हैं। तो अब हमारे पास है ये स्टील की तार के लिए प्रतिबल और विकृति के बीच ग्राफ खींचकर उसका वर्णन करना है। तो ग्राफ को समझो आप, है ना। यहाँ पर ये प्रतिबल और विकृति के बीच का वक्र है ना। और ये किसके लिए है, किसी स्टील के तार के लिए। तो जो ये ऊपर की ओर ऐसा जा रहा है ये किसको बताता है, प्रतिबल। और जो इधर की ओर जा रहा है वो क्या बता रहा है, विकृति को बता रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टील की तार ले लिए हैं, उस तार में हम भार लटकाते जाएंगे और ग्राफ खींचते जाएंगे और भार को बढ़ाते जाना है। ऐसा समझो कि जब मैं 1 किलोग्राम का भार लटकाया, है ना, तो स्टील में 1 मिलीमीटर की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जब मैं 2 किलोग्राम लटकाया तो 2 मिलीमीटर की वृद्धि हो गई। और फिर इसको हटाते हैं तो वापस भी चला जाता है ना। माने 1 मिलीमीटर बढ़ा, यदि मैं उसको हटा दूं तो फिर वो कहाँ चला गया, वापस। प्रत्यास्था की सीमा में सब करना है। यदि मैं 3 किलोग्राम लटकाता हूं तो ये 3 मिलीमीटर होता है। फिर ये 4 किलोग्राम लटकाया, 4 मिलीमीटर होता है। 5 किलोग्राम लटकाया, ये होता है 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा जा रहा है, सीधा, माने समानुपाती है यहां तक, ओ से लेकर कहां तक, ए तक। तो इसको हम बोलेंगे कि ये हुक के नियम का क्या कर रहा है, पालन। कि जैसे जैसे हम उसमें बल लगाते जाते हैं वैसे वैसे उसके लंबाई में वृद्धि उत्पन्न होती है। माने जो प्रतिबल है वो विकृति के क्या है, समानुपाती है। ये जो मैं कर रहा हूं ये कहलाया प्रतिबल, और जो इधर का कर रहा हूं वो क्या कहलाया, विकृति। ठीक है, तो ये जो प्रतिबल है विकृति के कैसा होता है, समानुपाती होता है। और जैसे मैं 6 किलोग्राम बढ़ाता हूं, ये अब 5 नहीं बढ़ता, ये 7 मिलीमीटर बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया। अब समानुपाती हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये जो ए बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या बोल देंगे, ए तक की बात हो रही, यहां तक क्या कहलाया, ए। इसको बोलेंगे अनुपातिक बिंदु। ए वाला क्या कहलाया, अनुपातिक बिंदु या अनुपातिक सीमा। तो यहां पर समझो अब कैसे लिखेंगे। यहां पर क्या है कि जो ओ ए क्षेत्र है, हेडिंग बना लेंगे क्या, ओ ए क्षेत्र, यह हुक के नियम का क्या करता है, पालन करता है। वस्तु क्या होती है, प्रत्यास्थ होती है ना। और बिंदु ए के प्रतिबल को अनुपातिक सीमा कहते हैं। समझ में आ गया। हाँ, क्या क्या लिखेंगे बताओ। हाँ, हुक के नियम का पालन करता है, वस्तु में प्रत्यास्था का गुण होता है, ठीक है, और बिंदु ए के प्रतिबल को अनुपातिक सीमा कहते हैं। क्लियर हो गया, 3 चीजें हम पढ़े। हाँ, हाँ रेखी भी है। ये कैसा होता है, सरल रेखा। ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं उसमें। ठीक है, इसको भी जोड़ देना। अब अगले हिस्से में चलते हैं। जब हम ए से बी की बात करते हैं तो ये 6 किलोग्राम में कितना बढ़ा, 7। यदि मैं 7 किलोग्राम का वजन लटकाया तो ये मान लो हो गया 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर 10 मिलीमीटर तक तो ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 10 किलोमीटर तक, ये 10 मिलीमीटर तक ये तो ठीक है कि ये बढ़ रहा है, लेकिन ये अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। जैसे मान लो 6 का 6 होना चाहिए, 7 का 7 होना चाहिए, क्या ऐसे बढ़ रहा है, नहीं। लेकिन इस वजन को हटाऊं तो वस्तु कहाँ आ जाती है, वापस आ जाती है। तो यहाँ पर देखो ये जो ग्राफ बना है ये कैसा बना है, वक्रीय। तो ए से बी के क्षेत्र की बात करते हैं। अब कौन सा क्षेत्र हेडिंग बन जाएगा, ए से बी या ए बी क्षेत्र। ए बी क्षेत्र में क्या हो रहा, हुक के नियम का पालन नहीं हो रहा है। ग्राफ जैसा कैसा बनता है, वक्रीय। लेकिन वस्तु कैसी होती है, प्रत्यास्थ होती है, उसमें प्रत्यास्था का गुण होता है। और जो हमारे पास ये बी बिंदु आया ना, इस बी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ तक आया वो क्या कहलाया, बी बिंदु, इसको हम क्या बोलेंगे, अनुपातिक सीमा। और ये क्या कहलाया, प्रत्यास्था की सीमा। तो चलो फिर से देखते हैं, ए से लेकर के कौन से क्षेत्र की बात करना है, बी तक। तो क्या बोलोगे, इसका ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं होता,
ये हुक के नियम का पालन नहीं करता, इसमें प्रत्यास्था का गुण होता है। ठीक है, और यह बी के सापेक्ष प्रतिबल को प्रत्यास्था की क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं बी से लेकर के डी वाला क्षेत्र यहां तक, ये सी अभी बाद में आएगा, है ना। कौन सा क्षेत्र हम चल गए, बी डी की। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब मैं 7 किलो का वजन कर दिया ना, अब मैं 10 किलो का वजन कर रहा हूं, 7 के बाद मान लो 8 किलो का, 8 किलो का वजन लटका दिया। जब 8 किलो का लटकाए तो ये हो गया मान लो 15 मिलीमीटर, थोड़ा ज्यादा वृद्धि होती है। ठीक है, फिर यहां पर मान के चलो कि मैं 9 किलो का वजन लटका दिया, तो ये हो गया मान लो 20 मिलीमीटर। ठीक है, फिर इन वजन को हटाया, तो हटा के वो कुछ ना कुछ उसका बचा रह गया, पूरा का पूरा वापस नहीं आया। पूरा का पूरा का वापस का मतलब ये है कि मान लो मैं एक तार लिया था 1 मीटर लंबी, कितना लिया था, 1 मीटर लंबी, तो जब मैं वजन हटाऊं तो कितने का हो, 1 मीटर हो, लेकिन 1 मीटर ना हो करके ये 1 मीटर मान लो 5 मिलीमीटर हो गए, पूरा का पूरा वापस नहीं आई। ठीक, तो इसमें प्रत्यास्था का गुण आया क्या, नहीं आया, क्योंकि ये पूरी तरह से वापस नहीं आई। तो यहीं पर है कि देखो यहां मैं खींचा तो यहां से लेके यहां तक तो खींच गई, जब वापस आई तो कहां रुक गई, सी पर जाकर के रुक गई, पूरा यहां तक बी तक वापस नहीं आई, है ना। तो यहां पर अब क्या बोलेंगे, कर्व इसका लंबा पाया जाता है। ये कर्व जितना वैसे लंबा होगा ना, ये बिंदु और ये बिंदु, इसका मतलब यह है कि हम किसी वस्तु को ज्यादा खींच सकते हैं। जिसमें ये ग्राफ यहां से यहां तक लंबा ज्यादा होता है, उसका तनन सामर्थ्य ज्यादा होता है। जैसे मैं मान लो यहां पर इसी का ग्राफ अभी लोहे का बनाया हो तो इतना बन रहा है, यदि मान लो सोने का बनाता तो ये और दूर चला जाता, क्योंकि सोने को और लंबी तार में हम खींच सकते हैं। तो जिसका ये बिंदु, दोनों बिंदु जो है डी बिंदु और सी बिंदु जो है वो कैसे रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, उसकी तनन सामर्थ्यता कैसी होती है, अधिक होती है। तब इसको लिखेंगे कैसे, पहला तो ये हुक के नियम का पालन नहीं करता है ना, ये प्रत्यास्था का गुण डी तक दर्शाता है, लेकिन इसको भार को हटाने पर ये कहां पर आ जाता है, सी पर आ जाता है। तो सी को हम कौन सा बिंदु बोल देंगे, ये कौन सा बिंदु हो गया, एक तरह का प्लास्टिक आचरण बिंदु। यहां से वो वापस नहीं आई, जो वस्तु अपने वापस गुण में नहीं आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक आचरण। तो चलो इसमें क्या क्या लिखोगे यार, यहां पर लिखोगे कि भार लटकाने पर माने हुक के नियम का पालन नहीं करता है, वस्तु प्रत्यास्था का गुण खो देती है, ठीक है, और पुरानी स्थिति में वापस नहीं आती है। ये सी बिंदु के सापेक्ष प्रतिबल को क्या कहा जाता है, प्लास्टिक आचरण। ठीक है, अब मान के चलो हम वजन 9 की बजाय हम क्या करें, 10 किलोग्राम लटकाए, तो ये सीधे जाकर के 30 मिलीमीटर बढ़ गई। ठीक है, तो अब यहां पर जो होता है अधिक तेजी से उसमें लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है, और उसके बाद तार क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो जहां जिस बिंदु पर तार टूट गई उसे हम क्या कहेंगे, भंजक बिंदु। भाई आप मत लटकाओ, उसको सहने की क्षमता नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो जब हम इसको डिटेल करेंगे तो यही करेंगे, अलग अलग क्षेत्र, ओ ए क्षेत्र अलग लिखेंगे, ए बी क्षेत्र अलग लिख देंगे, फिर बी से लेकर के डी क्षेत्र लिख देंगे, सी इसी के भीतर आ जाएगा। ठीक है, और फिर डी ई क्षेत्र लिखेंगे। तो एक बार रिपीट करता हूं, ओ ए क्षेत्र में क्या लिखोगे, ग्राफ सरल रेखा होता है, हुक के नियम का पालन करता है, इसमें प्रत्यास्था का गुण होता है, और ए के सापेक्ष प्रतिबल को अनुपातिक सीमा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर हम आ जाते हैं ए से लेकर के कहां तक, बी वाले क्षेत्र में। तो यहां पर ग्राफ सरल रेखा नहीं प्राप्त होता है, हुक के नियम का पालन नहीं होता है, लेकिन वस्तु में प्रत्यास्था का गुण होता है। तो बिंदु बी को हम क्या बोल देते हैं, एक तरह का ये क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यास्था की सीमा। ये प्रत्यास्था की सीमा है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हम आ जाते हैं कौन सा क्षेत्र, बी से लेकर के डी। तो यह हुक के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है, और इसमें प्रत्यास्था का गुण नहीं होता है। भार हटाने पर वस्तु पूरी तरह से वापस नहीं आ पाती, वो सी बिंदु तक आती है। कहां पर आती है, सी बिंदु तक। सी बिंदु के सापेक्ष प्रतिबल को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक का आचरण। ठीक है ना, प्लास्टिक आचरण। फिर यहां पर डी और ई के बीच में है। तो जब हम ज्यादा भार लटकाते हैं तो लंबाई में अचानक तेजी से वृद्धि होती है,
और वह तार टूट जाती है। जिस बिंदु पर टूटती है उसे हम क्या कहते हैं, भंजक बिंदु या त्रोटन बिंदु। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर है। और इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं लिखने का तरीका। तो ये देखो, ग्राफ जाने दो, यहाँ पर धातु की तार है ना, उसमें हम तनन प्रतिबल बढ़ाते हैं, माने प्रतिबल लगा रहे हैं, तो उसके लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। प्रतिबल और विकृति के बीच हम क्या खींचते हैं, ग्राफ। तो ये OA क्षेत्र हो गया, यह रेखी होता है, हुक के नियम का पालन करता है, इसमें प्रत्यास्था का गुण होता है, और बिंदु A के संगत प्रतिबल को हो या सापेक्ष प्रतिबल को हम क्या बोलते हैं, अनुपातिक सीमा। तो ये याद नहीं करना है, सब उसमें लिखा है, उसी के हिसाब से आपको शब्द बनाना है। फिर दूसरा क्षेत्र कौन सा था, AB है, यह रेखी नहीं होता है, अर्थात ये हुक के नियम का पालन नहीं करता है, और इसमें प्रत्यास्थ का व्यवहार होता है। B के संगत प्रतिबल को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था की सीमा। और जो उसमें क्षेत्रफल पूरा का पूरा घिरा होता है उसको हम प्लास्टिक क्षेत्र भी बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमारा BD का क्षेत्र आया था, है ना। तो BD के क्षेत्र में क्या होता है कि प्रतिबल के साथ विकृति में तेजी से क्या होती है, वृद्धि होती है, और प्रतिबल हटाने पर तार बिंदु C तक वापस आती है। तो C बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, एक तरह का पराभव बिंदु बोलते हैं, या उसको हम क्या कह सकते हैं, प्लास्टिक बिंदु भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर DE का क्षेत्र हम देख लेते हैं। तो DE में क्या है, प्रतिबल बढ़ाने पर तार में विकृति कम होती है और वह क्या होती है, टूट जाती है। तो जिस